हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नो एंड ग्रो। आज का डिस्कशन एक ऐसे विषय के बारे में है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। अमेरिका, जो विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, लगभग 19.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ, चाइना जैसा बड़ा मुल्क आज भी इसके आसपास भी नहीं है। उस देश का फॉरेक्स इतना कम क्यों है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम क्यों है? ये टॉपिक, ये बात बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टिंग है। तो चलिए इस डिसकम्फर्ट को कंफर्ट में बदलते हैं। उससे पहले हम कंपेयर कर लेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी को और उसके फॉरेन रिजर्व को। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पे आता है, पहले स्थान पे आएगा, लगभग 19.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। सेकेंड पे चाइना होगा 12.5 के आसपास, जापान, जर्मनी। और फिर अगर इसके फॉरेक्स को देखें तो यूएसए यहाँ पे थर्टीन्थ नंबर पे आपको सिर्फ 234 बिलियन डॉलर, यहाँ पे बिलियन डॉलर में होगा, बिलियन डॉलर की ही इसके पास फॉरेन रिजर्व है। और अगर चाइना का देखें तो चाइना का 3,275.49 के आसपास, इस बिलियन डॉलर के आसपास इसका फॉरेन रिजर्व होगा। यहाँ पे यूएसए आपको हांगकांग, सऊदी अरबिया, ताइवान जैसे कंट्रीज से भी पीछे मिलेगा फॉरेक्स के मामले में। तो समझेंगे इस पॉइंट को कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्क के पास फॉरेक्स इतना कम क्यों है। इसको समझने के लिए ना, अगर हम फॉरेक्स के डेफिनेशन को भी अगर ठीक से समझ लेना तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फॉरेक्स के डेफिनेशन के बाद हम फॉरेक्स फॉरेक्स के वर्क को, उसके पर्पस को समझते जाएंगे और उसी के साथ क्लियर करते जाएंगे कि अमेरिका का फॉरेक्स कम होने के पीछे क्या कारण है, कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि जिस देश का अर्थव्यवस्था ज़्यादा हो उसके पास फॉरेक्स होना ही चाहिए। इस बात को समझ लेंगे हम। अगर फॉरेक्स के डेफिनेशन को समझेंगे तो फॉरेक्स के डेफिनेशन में, इसमें किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास कुछ फॉरेन मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसीज होंगी, फॉरेन करेंसीज के रूप में कुछ पैसा रखा होगा। मैक्सिमम डॉलर में ही रहता है, क्योंकि डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा है। तो डॉलर के रूप में ही ज़्यादा मुद्रा कोई कंट्री अपने फॉरेक्स में रखती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डॉलर रहता है, इसके साथ येन, युआन, यूरो, रेमेनबी सब रहते हैं, लेकिन ज़्यादा डॉलर रहता है। किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास, किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं। इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि आरबीआई है। सेंट्रल बैंक हम उस बैंक को कहते हैं जिसपे किसी देश के गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी रहती है, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। सिर्फ नाम सेंट्रल से सेंट्रल बैंक उस कंट्रीज का गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो इंडिया यानी कि आरबीआई, उसको रखता है। किस किस फॉर्म में? गोल्ड के रिजर्व में भी रखेगा, फॉरेन करेंसी के रिजर्व में भी रखेगा, ट्रेजरी बिल के रूप में रखेगा, इन सब में रखेगा। इसका काम क्या होता है? इससे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को समझ के ना, बहुत लोगों के माइंड में आता है मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी का काम सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना नहीं होता है। इसका हाँ मेजर वर्क होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लेकिन इसके साथ साथ और भी वर्क होते हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रेड का लेखा जोखा भी यही रखता है, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। ये भी काम मॉनेटरी पॉलिसी का ही होता है। तो तो इसको इन्फ्लुएंस करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। फॉरेन इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करता है अपने कंट्री में, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि इस देश के पास अगर फॉरेक्स ज़्यादा है तो हमारे पैसे यहाँ पे, अगर इस देश में कोई आर्थिक संकट आती है या कोई मंदी आता है तो यहाँ से हमारे पैसे निकल जाएंगे, निकलने के चांस रहते हैं। और ये एश्योर करते हैं किनको? ट्रेडिंग पार्टनर्स को। यानी कि जो भी मुल्क कोई देश के साथ अगर ट्रेड करती है, तो ट्रेड करने का मतलब ऐसा नहीं कि उसी समय एट ए टाइम हम पैसा दे देते हैं, पैसा बाद में भी देते हैं। तो वो ट्रेडिंग पार्टनर है, उसको ये एश्योरेंस मिलता है कि हाँ मुझे इस यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि इसके फॉरेन एक्सचेंज में पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। अब समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का जो पर्पस है उस चीज़ को समझ लेते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज उस समय बैकअप के रूप में काम में आएगा जब आपके देश की मुद्रा कम हो रही हो, आपके देश की करेंसी डिवैल्यूएट हो रही हो, उस समय आपके देश का फॉरेक्स काम में आएगा। क्योंकि मुद्रा अगर कम मुद्रा की वैल्यू अगर कम हो रही है, इसका मतलब आपके कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हम फॉरेक्स में अगर डॉलर रखा है, गोल्ड रखा है, इसको हम मार्केट में सेल करके, बिजनेसमैन से, इन्वेस्टर से अगर सेल करके हम पैसे को मार्केट से बैंक में ला लेते हैं, तो इससे डेफिनेटली डिवैल्यूएशन में कमी होती है, इन्फ्लेशन में कमी आता है, ऐसा किया जाता है। तो अगर इसको अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखें, तो अमेरिका का करेंसी वर्ल्ड का हाईएस्ट, सबसे पावरफुल करेंसी है। तो ये कैसे डिवैल्यूएट होगा? कोई भी करेंसी डिवैल्यूएट होती है किसी के कंपेयर में। हम अपने करेंसी को हमेशा डिवैल्यूएशन को किससे कंपेयर करते हैं? डॉलर से। तो डॉलर तो सबसे बड़ी करेंसी है, तो वो किससे अपना कंपेयर करके डिवैल्यूएट करेगी? तो यहाँ पे एक न्यूज़ आउटलेट भी है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये अनलाइकली है कि यूएसए का करेंसी कभी डिवैल्यूएट हो। हाँ, कभी कभी इसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जस्ट इसके मुद्रा को अल्टर किया जाता है, यहाँ पे डिवैल्यूएशन जैसी स्थिति नहीं आती है। तो इसलिए अमेरिका कम से कम इस पहले पर्पस से को फॉलो नहीं करता है, तो उसको इस चीज़ रूप में फॉरेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सेकेंड पर्पस को देखते हैं। सेकेंड पर्पस को अगर देखें, तो कोई भी कंट्री अपने करेंसी को फिक्स रेट रखने के लिए, अपने करेंसी को फिक्स रेट पे रखने के लिए फॉरेक्स का काम करती है। यानी कि देखिए, यहाँ पे समझने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सचेंज रेट का हम सहारा लेंगे। जैसे कोई भी, जैसे चाइना, जापान जैसे कंट्री क्या करते हैं, इनके पास डॉलर, इनके फॉरेन रिजर्व में बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट चाइना होगा फॉरेन रिजर्व में, उसके बाद जापान, स्विट्ज़रलैंड, रसिया, फिर इंडिया, रसिया फिर इंडिया। तो इन जैसे कंट्री क्या करते हैं कि यहाँ पर डॉलर अपने पास रख लेते हैं, और जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, सुनने को मिलता है कि कंट्री ने अपने मुद्रा को डिवैल्यूएट करके अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर लिया, यानी कि उससे एक्सपोर्ट होने में मदद मिलती है, और फॉरेक्स के सहारे ऐसा किया जाता है। अब कैसे एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डॉलर काफ़ी पड़ा हुआ है, और कोई हमारे पास मटेरियल है जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको कह देंगे कि ये डॉलर में ज़्यादा पड़ रहा है, इतने डॉलर का ये सामान पड़ रहा है, और अपने करेंसी के लिए बोल देंगे कि उसमें कम हो रहा है। तो इससे आपकी करेंसी डिवैल्यूएट हो जाती है, और जो लेनदार होता है, जो आयात करने वाले लोग होते हैं, वो आपकी करेंसी में इसको व्यापार कर लेते हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री के मुद्रा को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डॉलर है तो मैं डॉलर का मूल्य बढ़ा दूंगा। मैं किसी भी कोई भी कंट्री का मुद्रा सिर्फ उसके अपने इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है। कोई भी दूसरा कंट्री उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के लिए जस्ट एक यही वे बचता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो गुड्स हैं उसको हम डॉलर के में ज़्यादा मूल्य बता देते हैं, और अपने करेंसी में कम मूल्य बताते हैं। इससे हमारा करेंसी थोड़ा सा डिवैल्यूएशन होता है, और हमारे करेंसी में थोड़ा सा चीज़ें सस्ती होती हैं, और एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसा सिर्फ चाइना और जापान जैसे कंट्रीज़ को ही करते हैं। यूएसए ऐसा नहीं करता। वो कैसे अपने मुद्रा को डिवैल्यूएट करेगा? वो तो वर्ल्ड का इकोनॉमी सुपर पावर है, तो वो इस चीज़ को नहीं करेगा। और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं? हम डॉलर को अपने एक्सपोर्ट को क्यों नहीं इंक्रीज कर लेते हैं? तो इसका आंसर है कि हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऐसा हम डिवैल्यूएट अपने मनी को करेंगे, तो हमें आयात में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें जितना एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है ना, उसमें आयात में उतना ही नुकसान भी होता है। तो हम इंडिया अभी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर समझें, तो फॉरेन रिजर्व का यूज किया जाता है, कोई भी कंट्री यूज करता है अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, यानी कि जो भी बाहर का कर्ज लिया है उसको
पूरा करने में। अगर हमको कहीं से इमरजेंसी इंपोर्ट करना है और किसी और मुद्रा में करना हो, जैसे इमरजेंसी इंपोर्ट में हम पैसे को पहले कन्वर्ट करेंगे फिर यूएसए से सामान मंगाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास डॉलर है तो हम डायरेक्ट उसको ले सकते हैं यूएसए से, और हम अपने एसेट को रिवर्टलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ऑब्लिगेशंस की बात आती है कर्ज देने की, तो यूएसए कंट्री में ये तो खुद दूसरे को कर्ज देते हैं, इनको किसी से कर्ज ज़्यादा नहीं लेते। तो इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉरेक्स का कि हाँ इससे हम कर्ज चुकाएंगे या कुछ करेंगे, इसलिए इनके पास फॉरेक्स रहने में थोड़ा सा कमी रहती है। इनको क्या ज़रूरी है किसी और देश के इन्वेस्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की? इनकी अब इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है कि बाहर के इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें। मैंने आज तक किसी यूएस पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन, किसी कांग्रेसमैन को कभी किसी इन्वेस्टर को ऐसा कहते हुए नहीं सुना कि आइए मेरे देश में इन्वेस्ट कीजिए। तो इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होती है, इसलिए ये कभी फॉरेक्स पे डिपेंड करते ही नहीं हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक मैटर आता है मार्केट का। ये मार्केट में थोड़ा सा अपने एसेट को रिवर्टलाइज करते हैं। रिवर्टलाइज करने के सेंस में हम देख सकते हैं कि यूएस में हमें एक कैपिटलिस्टिक रूल है। यहाँ पे पूरा पैसा या इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि मार्केट का भी है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कंट्री में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, या कोई एसेट को रिवर्टलाइज करने का भी अगर कोई बात आता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ पूरा मार्केट इन्वॉल्व होती है उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम यहाँ पे फॉरेक्स को रिजर्व में रखें काम करने के लिए। ये दूसरे कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इनको फॉरेक्स रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे अगर क्लोजिंग आर्गूमेंट के रूप में हम देखें तो डेफिनेटली इकोनॉमी यहाँ की बहुत अच्छी है यूएसए की, लेकिन फिर भी युआन के मार्केट में इतने अच्छे रूप में आने के बाद युआन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, चाइना का मुद्रा है। तो अब थोड़ा सा यूएसए का हेजेमनी है, उस पर थोड़ा सा हेजेमनी मतलब एकाधिकार, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में ख़तरे में आ सकता है। तो ऐसा होता है तो कोई मुश्किल नहीं होगा कि आगे यूएसए फॉरेक्स को अब थोड़ा मजबूत करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे युआन मजबूत हो रहा है, तो उसको भी अब फॉरेक्स की ज़रूरत धीरे धीरे पड़ेगी। अब समझ में आ गया होगा कि यूएसए को अभी फॉरेक्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यूएस का फॉरेक्स कम ही रहता है लगभग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।